अग्निपथ योजना दरअसल ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई हाँ उन्होंने नौकरी के कुछ नियम बदल दिए हैं। ये दरअसल इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है और जाहिर तौर पर इसके पीछे कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट की लामबंदी है, उनकी लॉबिंग है और उनकी ज़रूरतें हैं। वेस्टर्न एक कल्चर रहा है 2-4 साल के लिए युवाओं को फौज में लेके जाने का, इजराइल नॉर्वे जैसे देशों का, तो वो सब इसके केंद्र में है। लोग सोच रहे हैं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी और सरकार इस तरीके से इसको पेश कर रही है कि नौकरियां बढ़ जाएंगी और उसके बाद उनको कुछ पैसे मिलेंगे और उसके बाद वो अपने जीवन में कुछ और बिजनेस कर सकते हैं, कुछ दूसरी नौकरियां कर सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। अभी भारत के युवा उसके लिए तैयार नहीं है। एक जो बात हमेशा लेके चलते हैं लोग कि भाई युवा तो फौज में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि देशभक्ति का मसला है। हाँ वो है, हर किसी में होती है, अपने देश के लिए हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन नौकरी भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। जो लोग ये कहते हैं कि सेना में नौकरियां देना देश की सरकार का काम नहीं है, तो वो गलत है। किसान आंदोलन में ये था कि मैं अगर मेरे पास 1 बीघा जमीन भी है तो भी मैं इमोशनली किसान आंदोलन से जुड़ा था। बिल्कुल, खेत में कोई मजदूर भी काम करता तो वो भी उससे जुड़ा था। अग्निपथ योजना में अब मैंने अगर मान लो ये कभी सोचा ही ना हो कि मुझे फौज में जाना ही नहीं है, तो फिर मैं शायद उसको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाऊंगा। हमारा युवा जैसा आजकल है, इमोशनली इस बात से जुड़े हुए हों कि भाई फौज का मसला है और हमारी नौकरी का मसला है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो अभी भी नहीं समझ रहे कि हमारी समस्या क्या है। नमस्कार, गांव सवेरा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बीते कुछ दिनों पहले देश की सरकार देश के युवाओं के लिए एक नई योजना लेकर आई, अग्निपथ योजना, जिसका देश के युवाओं ने ही बढ़ चढ़कर सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया। कहीं पर आंदोलन उग्र हुआ तो कहीं पर यह शांतिपूर्वक चला। इस पूरे सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अमित ओहलान जी। मेरा यार मर्जिया, जो कि 2017 में एक उपन्यास लॉन्च हुआ था, और 2021 में लॉन्च हुआ किताब सुल्फी यार, उनके राइटर हैं। अमित जी, आपका गांव सवेरा में स्वागत है। थैंक अमित जी, इस अग्निपथ योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले वो हमारे दर्शकों को बताएं। अग्निपथ योजना दरअसल ये सिर्फ ये नहीं है कि भाई हाँ उन्होंने नौकरी के कुछ नियम बदल दिए हैं। ये दरअसल इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है, और वो सब आज से ही शुरू नहीं हुआ है कि भाई अभी इन्होंने लॉन्च कर दिया तो अब शुरू हुआ है। इसके लिए पहले एक माहौल तैयार किया गया था और जाहिर तौर पर इसके पीछे कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट की लामबंदी है, उनकी लॉबिंग है और उनकी ज़रूरतें हैं। और इन सब के बीच में यूरोप, या जिसको कहें वेस्टर्न एक कल्चर रहा है 2-4 साल के लिए युवाओं को फौज में लेके जाने का, इजराइल नॉर्वे जैसे देशों का, तो वो सब इसके केंद्र में है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि ये सब इम्पोर्ट किया गया एक तरीके से, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो है कॉरपोरेट का इसमें लॉबिंग करना। और जहाँ तक सवाल है कि वही अग्निपथ योजना आने से नौकरियां बढ़ जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, वो दो अलग मसले हैं। लोग सोच रहे हैं कि नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी और सरकार इस तरीके से इसको पेश कर रही है कि नौकरियां बढ़ जाएंगी और उसके बाद उनको कुछ पैसे मिलेंगे और उसके बाद वो अपने जीवन में कुछ और बिजनेस कर सकते हैं, कुछ दूसरी नौकरियाँ कर सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। अभी भारत के युवा उसके लिए तैयार नहीं है, और न सिर्फ भारत के युवा बल्कि मुझे लगता है कि भारत की फ़ौज भी उसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसके केंद्र में सिर्फ युवा नहीं है, इसके केंद्र में हथियार और नए ज़माने के हथियार ये सब भी हैं, तो उसकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। और एक जो बात हमेशा लेके चलते हैं लोग कि भाई युवा तो फौज में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि देशभक्ति का मसला है। हाँ वो है, हर किसी में होती है, अपने देश के लिए हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन नौकरी भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। और जो लोग ये कहते हैं कि सेना में नौकरियां देना देश की सरकार का काम नहीं है, तो वो गलत कहते हैं, एटलीस्ट अब तक, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक मंदी आई हुई है और नौकरियों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अग्निपथ योजना मुझे लगता है कि एक गरीबी में आटा गीला करने वाली बात होगी। हाँ। बिल्कुल। अमित जी, अग्निपथ योजना के खिलाफ जो देश भर में आंदोलन चल रहा है, वो कहीं पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कहीं पर उग्र हुआ, कहीं पर शांतिपूर्वक हुआ, और आज के समय पे अगर इसको देखें तो ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्लर होता जा रहा है। तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखो, ब्लर तो दिख रहा है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत चमक रहा है, ब्लर है ये, और लेकिन ख़त्म भी नहीं हुआ है। अभी भी लोग लगे हुए हैं, जैसे कि
सांपला में जेएसएस से जो संगठन जो है उससे जुड़े लोग बैठे हुए हैं, पंचायत की उन्होंने, और 1-2 दिन में शायद रोहतक में भी पंचायत होनी है, तो लोग लगे हुए हैं। तो ज़मीन पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहे हैं। हुआ ये था कि जब शुरुआत में ये इसके बारे में ऐड आया, विज्ञापन आया, तो उसके बाद जो अफरा तफरी मची और ट्रेन जलाई गई और हिंसक आंदोलन हुआ, कोचिंग सेंटर से जुड़े लड़के इसमें इन्वॉल्व हुए, तो उसके बाद एक सरकार को मौका मिल गया कि किसी तरीके से इनको कैप्चर किया जाए, रोका जाए। तो जो आंदोलन एक बड़े पैमाने पे हो सकता था, जहां पूरे देश के युवा उसमें शामिल हो सकते थे, वो शायद उसमें एक थोड़ी सी आंच आई। और दूसरा मैं ये देखता हूँ कि भाई फौज में जाना हर किसी का लक्ष्य तो है नहीं, बिल्कुल, है ना। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन जो हुआ था वो सिर्फ किसानी से जुड़ा मसला नहीं था, वो सिर्फ एमएसपी से जुड़ा मसला नहीं था, लोगों की ज़मीनों से जुड़ा इमोशन था उसमें, और एक संस्कृति से जुड़ा इमोशन था जी। तो उसमें बहुत सारे तबके शामिल थे, पैसा भी इन्वॉल्व था और जनसंख्या का बहुत बड़ा पार्ट उसमें इन्वॉल्व था। अग्निपथ योजना की अगर हम बात करें, फौज की नौकरी की अगर हम बात करें, तो फौज की नौकरी में युवाओं का एक खास वर्ग इन्वॉल्व होता है। और आज के दौर में जब दूसरी किस्म की नौकरियां मिल जाती हैं तो थोड़ा सा वो भटक भी रहा है युवा, इसलिए उसको लगता है कि अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो वहाँ मिल जाएगी जी। है ना। वैसे भी 3 साल से भर्ती हुई नहीं थी, है ना, लॉकडाउन था, लोग सुस्त से हो रखे थे। कुछ लोग जैसे कि वेस्टर्न यूपी या हरियाणा या पंजाब के लोग, बहुत सारे नौजवान किसान आंदोलन में शामिल थे, तो अभी उसका असर बाकी था, तो तुरंत किसी बड़े आंदोलन में जाना इतना सही नहीं होता। दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, कॉलेज बंद थे, तो युवाओं का आपस में जो जुड़ाव होना चाहिए संगठन के तौर पे, कोई यूनिवर्सिटी लेवल की जो राजनीति होनी चाहिए वो भी नहीं थी। तो कोई नेता नहीं है बड़ा, तो वो सब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से सारे देश के युवा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए। लेकिन ये अभी ब्लर दिख रहा है, पर मुझे लगता है कि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। अगर कोशिश करें लोग तो ये आगे आ सकता है। और अपनी जो समस्या है कि भाई फौज की नौकरी सिर्फ देशभक्ति का मसला नहीं है, वो नौकरी भी है ना, उसके साथ सिक्योरिटी भी आती है, बिल्कुल, और एक परिवार को पैसा भी मिलता है और जीवन जीने का थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे लोग शायद समझ जाएंगे। अमित जी, एक सवाल जो लोग अभी उठा रहे हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, वो उठा रहे हैं कि इस अग्निपथ योजना के 4 साल बाद जो युवा इसे छट जाएंगे, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उन पे उनके ठेकेदार, मतलब ठेकेदार नहीं, उनके सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। उनकी पुलिस एक अपनी पैरेलल पुलिस खड़ी होगी, स्टेट के पैरेलल एक पुलिस खड़ी होगी। इसको भी क्या आप वैसे ही समझते हैं कि क्या ये हो सकता है? ये जो आशंका जताई जा रही है ये जायज़ है जी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में की जो प्राइवेट फौज जिनका जिक्र आप कर रहे हो वैसा है, और उसने कांड किए हैं दुनिया भर में। या फिर इजराइल के जो लोग होते हैं, जो एक सीमित समय की जो मांग होती है फौज की, उसमें नौकरी करने के बाद फिर वो दूसरे काम धंधों में निकल जाते हैं जी। वहाँ पे आप 2-3 तरीके के युवा आप देख सकते हैं जो बाद में इजराइल के दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो गुप्तचर वाला है, चाहे बिजनेस वाला है, कोई भी, उसमें खप जाते हैं। लेकिन एक तबका ये भी रहता है जो भारत भी घूमने आते हैं उस तबके के लोग, कि भाई समय काटने के लिए उनके पास एक कुछ पैसा होता है जी। तो ये दोनों ही हैं मसले कि आप किसी को 4 साल नौकरी में रखोगे, आप उसको अनुशासन सिखाओगे, उसका एक पैटर्न बन जाएगा लाइफ का। उसके बाद जब वो दोबारा से दुनिया में देखेगा, एक डिपार्टमेंट से बाहर आके दुनिया देखेगा, अगर हम सत्ता की भाषा की बात करें या नौकरी देने वालों की बात करें, तो मार्केट में जब वो खड़ा होगा, तो मार्केट में जो खड़ा होगा तो या तो उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बन जाए, जो आजकल हम देखते हैं, हमारे भी कई सारे रिटायर फौजी उस तरीके से काम करते हैं, या वो उस प्राइवेट फौज को ज्वाइन करेगा जिसका आप जिक्र कर रहे हो, या फिर वो एक तरीके से ना दुनिया के लिए तबाह सा हो जाएगा, क्योंकि अब उसने एक अनुशासन सीख लिया है और उसको अब ये दुनिया उस लायक नहीं रह गई है ना। उसको हथियारों का भी पता लग गया है, उसको
सुबह उठना है, काम करना है, और उसको एक ऐसा काम करना है जिसके लिए उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, तो हाँ, मैं ये भी बात मानता हूँ कि कुछ ऐसे नौजवान भी होंगे जो फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे और दूसरे काम में जाएंगे, वो पर्सनल चॉइस होती है और सब उसमें लागू नहीं होती। लेकिन ये जो डर है सबसे ज़्यादा ये है, और एक जायज़ डर है कि आज जब कॉरपोरेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी वो सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, वो मास लेवल पे लोगों को मूव कर सकते हैं, ज़मीनें खरीद सकते हैं, और बल्कि माइंडसेट बना सकते हैं, उनका पूरा कैप्चर है। तो वो एक फौज ना बना ले, इसकी क्या गारंटी है? तो वो बनाएंगे, और ये फॉर श्योर है कि वहाँ से ये होने वाला है। अमित जी, आप हरियाणा से हैं और हम देख रहे हैं कि जब इस आंदोलन का विरोध होना शुरू हुआ था तो बहुत शुरुआती स्तर पे बिहार से शुरू हुआ, फिर वो उत्तर प्रदेश में आया और हरियाणा में फैला पूरी तरीके से। तो आज हम इस आंदोलन, इस योजना के खिलाफ जो आंदोलन अगर देखें हरियाणा में, तो वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर युवा अभी भी लामबंद है इस योजना के खिलाफ? हरियाणा की अगर बात करें तो अभी जैसे मैंने बताया था, सांपला में कुछ लोग बैठे हैं, जेएसओ संगठन उसमें शामिल है, और भी इंडिविजुअल रूप से भी कुछ लोग लगातार वहाँ पे जाते रहे हैं जी। इसके अलावा अहिरवाल जिसको हम कहते हैं, साउथ हरियाणा या रेवाड़ी का जो क्षेत्र है, वो लोग पर्सनल लेवल पे कह रहे हैं और लगातार उनकी बातें सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि साउथ हरियाणा या साउथ वेस्ट हरियाणा पे ज़्यादा लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वहाँ से फौज में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। ओके। उनका एक पूरा सेट पैटर्न होता है कि 15-16 के हुए तो फौज में जाना है। तो अब ये सोचिए आप कि जो लोग कोविड के टाइम पे 3 साल जिसने गवा दिए, काम भी नहीं हुआ ढंग से, और उसके दिमाग में ये रहा कि फौज की, है ना, फौज की भर्ती आएगी, वो भी नहीं हो पाई। तो अब देखो वो कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी। तो उसके इम्पैक्ट शायद अभी उतने नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय काटने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोन है और दूसरे यहाँ तो हर हफ्ते कुछ नया इशू आ जाता है। लेकिन उसके इम्पैक्ट हम 1-1.5 साल के अंदर देख लें। क्या कारण है जिससे किसान आंदोलन की तरह इस योजना के खिलाफ जो है एक बड़ा मास मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं? वो क्या वजह आप मानते हैं? पहली वजह तो यही है कि हर कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सबकी ये ज़रूरत नहीं है जी। ये बहुत ही मतलब साफ सा दिखने वाला है कि भाई हाँ, किसान आंदोलन में ये था कि मैं, अगर मेरे पास 1 बीघा ज़मीन भी है तो भी मैं इमोशनली किसान आंदोलन से जुड़ा था। बिल्कुल। खेत में कोई मजदूर भी काम करता तो वो भी उससे जुड़ा था। अब अग्निपथ योजना में अब मैंने, अगर मान लो ये कभी सोचा ही ना हो कि मुझे फौज में जाना ही नहीं है, तो फिर मैं शायद उसको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाऊंगा। हालांकि ये समझने की बात है, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी से भी जुड़ी बात है और बेरोजगारी से भी जुड़ी बात है। तो ये दोनों ही तरीके से ये इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि आम इंसान ऐसे सोचता नहीं है, वो डायरेक्ट सोचता है, और डायरेक्ट सोचने में वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है जी। दूसरा ये कि ये थकावट भी है, क्योंकि हम लगातार थक रहे हैं जी, है ना। हम अगर आप गौर करेंगे तो मीडिया में या सत्ता वाली जो पार्टी है उसकी तरफ से या किसी की भी तरफ से हर हफ्ते हमारे पास कुछ न कुछ चीज़ें आ जाती हैं जी। कभी कहीं हत्याकांड हो जाता है, कभी कहीं दंगा हो जाता है। आज आप सुबह सो गए उठे हो तो पता चले कोई भ्रष्टाचार आ गया है। तो आप इतने ज़्यादा उलझा दिए गए हो कि बहुत मुश्किल है। किसान आंदोलन में क्या था कि तब भी आप उलझाए गए थे, लेकिन किसान आंदोलन में संगठन बड़े स्ट्रांग थे जी। उनका जमीन पे काम हुआ था, और ऐसा नहीं कि तुरंत किसान आंदोलन शुरू हो गया था। उससे पहले 6 महीने तक कंटिन्यू उसके लिए मारा मारी हुई थी। लोग एक बंदा गांव में घूमता था और ये सब होता था। तो वो सब इसके लिए नहीं हुआ। अचानक से ये होता ना कि भाई हाँ, एक बत्ती किसी ने जला दी और फुर से आग लग गई, खत्म हो गया। तो वो चीज़ नहीं हुई है अभी। इसीलिए किसी भी आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उससे पहले पूरा एक फ्रेमवर्क उसका तैयार हो, लोग बेस बनाया जाए, उसमें एक संगठन काम करे। तो वैसा अभी नहीं है इसमें। और हमारा युवा जैसा आजकल है, हाँ हो सकता है बहुत सारे बहुत इमोशनली इस बात से जुड़े हुए हों कि भाई फौज का मसला है और हमारी नौकरी का मसला है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो अभी भी नहीं समझ रहे कि हमारी समस्या क्या है। तो क्योंकि भटकने के लिए बहुत सारे साधन हैं, हमारा स्मार्टफोन है। बिल्कुल। तो ये है मसला। अमित जी, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस हिसाब से मतलब इस स्कीम को
का आप क्या भविष्य देखते हैं? क्या ये आने वाले समय में एक आंदोलन का रूप लेगा और उसके बाद वापस हो जाएगा, या फिर ये आंदोलन या फिर ये योजना जो है सेना में लागू रहेगी और देखो, जो जिस तरीके की हम्म, शक्ति सत्ता के पास फिलहाल है जी और जिस तरीके के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और पैसा इन्वॉल्व है, तो वो करेंगे। बिल्कुल। वो 100% इसको लेके आगे जाएंगे कि भाई हमें अग्निपथ योजना हमने लागू कर दी है और यही अब आगे होती रहेगी। वो इसी पैटर्न पे आए हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि एक तो कॉरपोरेट का पैसा उसमें इन्वॉल्व है, उसमें हथियार बनाने वाली कंपनियां इन्वॉल्व हैं, उसमें ये जो आपकी नए ज़माने के जो हथियार हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारी इसमें इन्वॉल्व है। तो उसमें आदमी की कीमत कम हो रही है। बॉर्डर पे आदमी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक ड्रोन उड़ा सको तो शायद 2 व्यक्तियों की जरूरत कम पड़ेगी। सरकार ऐसा सोच रही है। बिल्कुल। हालांकि इंसान की कीमत हमेशा हथियारों से ज़्यादा होती है ना, वो देश से भी ज़्यादा होती है। तो उस बात को लोग नहीं समझते हैं, लेकिन सरकार अपने पैटर्न पे उसको जारी रखेगी। और अगर हमने अगले 3-4 महीने तक, हालांकि मैं इसमें और थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, 6 महीने तक अगर भी कोई इसमें बड़ा आंदोलन नहीं होता है जी, तो कम से कम ये तब तक तो लागू रहेगी जब तक ये सरकार है। और आप 5 साल बाद, आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप कहोगे कि नहीं हमारा तो नंबर आया नहीं, या हम तो 4 साल बाद कुछ करने लायक नहीं रह गए, वो बहुत बाद की बात है, क्योंकि अभी चीज़ें बड़ी जल्दी से बदल रही हैं। तो और किसी को फ़र्क भी शायद सत्ता में बैठे लोगों को पड़ेगा नहीं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर कोई आती है तो वो कैसे झेलेगी उस पूरी जनसंख्या को जो 4-4 साल करके निकल के आएगी। एक इसी से मैं माफ़ी चाहूँगा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा इसी से ही कि क्या ये सिर्फ एक कॉरपोरेट की नीड है जिसकी वजह से अग्निपथ को लेकर आया जा रहा है, या फिर वो एक कॉरपोरेट है, लेकिन कॉरपोरेट एक तरीके से आसान शब्द है हमारे कहने के। हम उस असल में हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि उस पूरी व्यवस्था में इंसान कहाँ है, और वो जो व्यवस्था है उसमें पैसा है और इंसान है और सरकारें उसमें शामिल हैं, कंपनियां उसमें शामिल हैं बड़ी बड़ी। तो वो जो बिजनेस करने का जो मॉड्यूल है वो पूरी दुनिया में, उसमें हम कहाँ टिकते हैं। अब अगर मान लो हम अगर चंडीगढ़ में कोई कॉलोनी बन रही है, सरकारी कॉलोनी अगर बन रही है, या कोई प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बिल्डर उसको बना रहा है, तो वो सिर्फ उस शहर की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन नहीं होती है। जी, है ना। वहाँ पे और 50 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि क्या कौन सी कंपनियाँ आएंगी, कहाँ के लोग आपको यहाँ पे बसाने हैं, कहाँ का क्या होना है, किसकी टैक्सी चलेंगी, किसका क्या होगा। तो वो पूरा इन्वॉल्व होता है। सिस्टम की बात हम असल में कर रहे हैं, और सिस्टम ये कहता है कि दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है और स्मार्ट जो हथियार उनकी तरफ बढ़ रही है जी। और जो ये लोग ये सोचते हैं, उन्होंने एक देखिए पहले एक माहौल बनाया कि भाई कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बिजनेस करे, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आप पे पैसा खर्च करे, लेकिन आप एक माहौल इंडिया में बनाया गया था कि भाई अच्छा सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना कि आपके ऊपर पैसा खर्च करे, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है नौकरी देना, काम देना और ये सब करना। तो वो जो पैटर्न आपका बना दिया गया है ना, वो सोचने का तरीका आपका ये बना दिया गया कि नहीं सरकार की जरूरत नहीं आपको नौकरी दे, तो सरकार की जरूरत क्या है, देश की सिक्योरिटी। अगर वो देश की सिक्योरिटी दूसरे तरीके से करना चाह रही है तो वो करेगी, बिल्कुल। लेकिन आप इसको ऐसे सोचिए कि फौज सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो उतने लाखों युवाओं को खपाने की जगह भी है जी। ताकि वो वहाँ पे अनुशासन सीखे, ताकि वो वहाँ पे कुछ और अचीव कर पाए, उसके परिवार को सिक्योरिटी मिले। बिल्कुल। वो सिर्फ लड़ाई करने की चीज़ आजकल आज के समय में, आधुनिक समय में फौज लड़ाई करने की सिर्फ एक जगह नहीं है, वो 50 तरीके से आपके काम आती है। लेकिन आप सोचिए इस दिशा में रहे हो कि लड़ाई करनी है और आधुनिक हथियार मेरे पास हैं, तो आधुनिक हथियार तो जैसे सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं रशिया के पास भी है। बिल्कुल। तो वो सब नहीं चलता है जी। उतना अमानवीय तरीके से अगर आप नीतियां लागू करोगे तो फिर वो लौट के अपने सर पे ही आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, आप गांव सवेरा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि अग्निपथ योजना का जो भी भविष्य रहेगा वो आने वाले समय में साफ दिखाई देगा। शुक्रिया। थैंक यू।